मेहनती किसान, बदलते भारत की शान। स्वागत है आपका सच के साथ में। मैं हूं अंजू सिंह। सच के साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम कृषि संबंधी तमाम विषय लेकर आते हैं और उनकी सच्चाई को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज के दौर में हमारे किसान सिर्फ अन्न नहीं उगा रहे बल्कि विचार भी उगा रहे हैं और इन्हीं विचारों को हम आज के दौर में एग्री स्टार्टअप के तौर पर देख रहे हैं। जी हाँ, यानी अब किसान काफी बदल चुका है। किसान अब काफी अवेयर है, काफी जागरूक है और वो समझ रहा है कि सिर्फ आज के समय में फसल उगाने तक काम सीमित रखा तो आय नहीं होगी। इसीलिए अब एक नया दौर आया है जिसे सरकार का भी पूरा साथ मिल रहा है, यानी एग्री स्टार्टअप का। और इसमें नए खून यानी हमारी युवाओं की भूमिका बहुत खास है। कई पढ़े लिखे युवा शहरों में नौकरी ना करने के बजाय एग्री स्टार्टअप में अपना भविष्य तलाश रहे हैं और उसमें कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। तो आज के सच के साथ में हम बात करेंगे इन्हीं एग्री स्टार्टअप्स की। बताएंगे आपको कि कैसे हमारे किसानों के जीवन में इन एग्री स्टार्टअप से उजाला आ रहा है और साथ ही हमारे युवाओं को एक नया भविष्य दिखाई दे रहा है। एग्री स्टार्टअप से किस तरह का एक नया इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, कैसे सप्लाई चेन और यूटिलिटी के दौर में हमारे एग्री स्टार्टअप आज के कंज्यूमर्स को काफी लुभा भी रहे हैं। तो इसी पर विस्तार से बात करेंगे। पूरा मेहमानों का पैनल होगा, बारी बारी से उनसे भी चर्चा होगी कि कहाँ अभी सुधार करने की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ ज्यादा हमें विकल्प दिखाई दे रहे हैं, युवा इससे कैसे जुड़ रहे हैं और युवाओं को कितना इसमें लाभ दिखाई दे रहा है, उनकी सोच क्या है वो भी समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। स्टार्टअप देश के आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और समावेशी विकास के एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में उभर रहे हैं और इन स्टार्टअप्स को खूब बढ़ावा भी दिया जा रहा है। समय समय पर ऐसे मेलों का आयोजन भी किया जाता है जहां किसानों और युवाओं को अपने स्टार्टअप्स को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। ऐसा ही एक मेला इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में चल रहा है, जहां स्टार्टअप और किसानों के नवाचार मुख्य आकर्षण बने हुए हैं। चाहे महिलाएं हो या युवा किसान, हर कोई खुद को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की चाहत में खुद का स्टार्टअप शुरू कर रहा है, जिसमें सरकार भी इनकी सहायता कर रही है। बता दें कि दिसंबर 2025 तक 2 लाख से अधिक स्टार्टअप्स के साथ भारत तेजी से दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक बन गया है। बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली एनसीआर जैसे प्रमुख केंद्र इस परिवर्तन में सबसे आगे रहे हैं। साथ ही छोटे शहर भी इस गति में लगातार योगदान दे रहे हैं और लगभग 50% स्टार्टअप टियर 2, टियर 3 शहरों में उभर रहे हैं। इतना ही नहीं, 16 जनवरी 2026 को मनाया गया राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस स्टार्टअप इंडिया पहल का एक युगांतकारी दशक है। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग साल 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के तहत नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक इंक्यूबेशन इकोसिस्टम का पोषण करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस विभाग ने इस कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप के कार्यान्वयन सहायता और इंक्यूबेशन के लिए देश भर से 6 नॉलेज पार्टनर्स और 24 RKVY एग्री बिजनेस इंक्यूबेटर नियुक्त किए हैं। स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफॉर्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने, अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम के तहत अब तक KP और RABI द्वारा 6000 से अधिक कृषि स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वित्त वर्ष 2019-20 से 2025-26 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत अब तक 2096 कृषि स्टार्टअप को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कुल मिलाकर एग्री स्टार्टअप्स ने कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा दी है, जो सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है बल्कि ग्लोबल स्तर पर भी इसका प्रभाव देखा जा रहा है। एग्री स्टार्टअप्स न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में बदलाव भी ला रहे हैं।
तो भी आपने रिपोर्ट देखी और हमने आपको बताया कि कैसे स्टार्टअप को लेकर सरकार पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप कर रही है और इसे कृषि से, किसानों से जोड़ा जा रहा है। किसान जो पैदा करना तो जानते हैं, लेकिन बाजार में कैसे बेचा जाए और बाजार में किस तरह से बेचा जाए, ये कमी कहीं ना कहीं खल रही थी, जिसे अब दूर करने का प्रयास किया जा रहा है और इसमें हमें सफलता भी मिल रही है। उदाहरण के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में भी ऐसे युवा हैं जो कि स्टार्टअप, एग्री स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं। तो चलिए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ अभिषेक जी हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप एक ऐसे स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं जो मशरूम में किस तरीके से पोषक तत्व पहुंचाया जाए और उनका जो मीडिया है उसे और बेहतर किया जाए ताकि अच्छा उत्पादन मिल सके। हमारे साथ आकृति जी हैं जो कि सीईओ हैं एग्री से, और आप हमें बताएंगे कि किस तरीके से जो स्टार्टअप्स हैं उनको प्लेटफॉर्म देने का प्रयास किया जा रहा है और उन्हें और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मीनाक्षी रानी जी हैं जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, और उनकी बीट है ये, वो कृषि को कवर करती हैं, तो उनका अनुभव भी जानेंगे कि बीते 10 सालों में किस तरह का बदलाव आया। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आगे आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कैसा रहा अनुभव, और जैसा कि हमने रिपोर्ट में पूसा मेला के बारे में भी बताया और वहाँ पर हम देख रहे हैं ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो कि वाकई में हमें बताते हैं कि विचारों की और आइडियाज की कमी नहीं है। आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लग रहा है? ये पूसा कृषि का प्लेटफॉर्म, तो पूसा कृषि का प्लेटफॉर्म हमारे लिए तो बहुत ही लाभदायक रहा है। हम बेसिकली मेरा बैकग्राउंड आईआईटी दिल्ली से है, तो एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड भी नहीं था, बट टीम उस तरह से हमारे पास आई जिस तरह से वी स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड, वी स्टार्टेड वर्किंग इन मशरूम फील्ड, एंड देन वी इंक्यूबेटेड विद पूसा कृषि, जहाँ पे नॉट ओनली दे गिव अस फाइनेंशियल सपोर्ट, दे ऑल्सो गिव अस मेंटरिंग, दे गिव अस इंटरेक्शन विद लॉट ऑफ पीपल जो कि फील्ड पे वर्क करते हैं। बहुत सारी एंटरप्राइज, उन्होंने बहुत बड़ी एंटरप्राइज बनाई है, तो उनसे इंटरेक्शन में हमारी बहुत हेल्प करते हैं। इसके थ्रू वी आर एबल टू ग्रो आवर बिजनेस बेटर। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि आप आईआईटी से हैं और आईआईटी से पढ़ाई करने के बाद आप समझ सकते हैं कि कितने ये मेधावी छात्र रहे होंगे और कितने मेधावी हैं ये, और अगर ऐसे युवा हमारे एग्री सेक्टर में आ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उसकी तस्वीर बदलते देर नहीं लगेगी। आकृति जी, जैसे कि हमें इन्होंने भी बताया कि किस तरह से प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, आप किस तरह का अभी बदलाव लोगों की सोच में, युवाओं के और किसानों के एटीट्यूड में देख रहे हैं कि नहीं सिर्फ अब धान गेहूं तक नहीं उगाना, अब हमें कुछ और भी करना है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बदलाव विटनेस कर रहे हैं हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की तरफ से भी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि जो किसान अब आ रहे हैं वो नई तकनीकों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, वे पता करना चाहते हैं एआई, उनको पता है क्या होता है, उनको प्रिसीजन एग्रीकल्चर अब मालूम है, उनको ये मालूम है कि सेंसर लगाकर मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच की जा सकती है। तो ये सब एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट जो है वो हमने महसूस किया है। साथ ही युवाओं के अंदर बहुत सारे युवा, जैसे मैं आपको फैक्ट भी बताना चाहूँगी कि 50% से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप्स जो हैं वो आईआईटीज़ और आईएम्स से आते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा बदलाव है जिसके अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त जो युवा हैं वो सब कृषि की ओर रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि समस्याएं बहुत हैं और तकनीक ही उसका समाधान है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि तकनीक से इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और अभिषेक जैसे युवा जब कृषि से जुड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारे किसानों का आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हम एक नई तस्वीर की कल्पना भी कर सकते हैं। मीनाक्षी जी, क्योंकि आप एग्रीकल्चर कवर करती हैं और आप पॉलिसी मेकर्स के साथ भी जुड़ती हैं और साथ ही किसानों के साथ भी, तो आप किस तरह का शिफ्ट नज़र देख रही हैं? और जो हम स्टार्टअप्स की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर किस तरह के स्टार्टअप्स अभी प्रचलन में है खेती में? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं युवाओं से मिली, किसानों से मिली, तो मैंने कहीं ना कहीं ये अनुभव किया है कि आज का जो किसान है वो खेती को सिर्फ फसल के नज़रिए से नहीं देखता है, वो एक बिजनेस के नज़रिए से भी देख रहा है। और कई युवा ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी सैलरी पर जॉब कर रहे थे, वो जॉब छोड़कर जो है वो खेती में आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो है बहुत ज़्यादा उनको टूल्स दिए गए हैं, उनको डिजिटल बनाया गया है, एआई टूल्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से वो अब सीधे जो है खेती की समस्याओं से हल निकाल सकते हैं कि जिस तरीके की समस्या होती है तो उनके क्या
हल रहते हैं, इस पर जो है वो काम करते हैं, और किस एरिया में कौन सी खेती करना ज़्यादा सफल रहेगी उसकी जानकारी उनको प्रॉपर होती है। इसके साथ ही कई संस्थान ऐसे हैं, कृषि संस्थान, जो कि उनको ये बताते हैं कि उनको किस तरीके से, किस टेक्निक से जो है खेती करनी चाहिए, जिसकी वजह से उन्हें जो है काफ़ी बड़ा बेनिफिट मिलता है। और अगर किसी वजह से फसल खराब हो जाती है तो उसके बाद उनको क्या कदम उठाना चाहिए ये भी उन्हें प्रॉपर पता होता है। तो जिस तरीके से मैं सफल किसानों से मिली हूँ वो वाकई काबिल तारीफ है, और हमारा देश एक बार फिर जो है खेती की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी, आकृति जी, जैसे कि मैंने अभी मीनाक्षी जी को सुना तो उन्होंने भी बताया कि समाधान ढूंढने की कोशिश की जा रही है, और क्योंकि सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है हर तरफ से, नए आइडियाज़, मुझे लगता है कि ये स्वर्णिम काल है उन लोगों के लिए जो कुछ नया करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो हम ये भी समझते हैं कि स्टार्टअप सिर्फ आइडिया से नहीं चलता, उसे पैसा भी चाहिए, और बहुत सारे स्टार्टअप्स इसीलिए पैदा ही नहीं हो पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आइडियाज़ तो है लेकिन उन्हें पोषित करने वाला कोई नहीं मिलता। अब हमारे संस्थान इन आइडियाज़ को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें सीड मनी की बात की जाए या फिर एक हैंड होल्डिंग है वो कैसे की जा रही है? बहुत ही उम्दा विचार है, और यही वास्तविकता में एक बड़ी चुनौती भी है। तो फंड के केस में ऐसा रहता है कि इसको ना हम वैली ऑफ डेथ कहते हैं। जब हम स्टार्टअप्स की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि आइडिया आया और उसके बाद वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई विशेष प्रकार का ऐसा कोई इनको सहायता दी जाए कि ये उस लेवल तक पहुँच पाए जहाँ पर अपना प्रोडक्ट बना के मार्केट में ले जा पाए। तभी मार्केट का वैलिडेशन या पता चलेगा मार्केट में चल रहा नहीं चल रहा, लेकिन उस लेवल तक पहुँचाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो इसके लिए भारत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में विशेषतया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार की जो स्कीम चलाई है, ये एक बहुत ही ऐसा कहना चाहिए उम्दा स्कीम है, जिसके अंदर 5 लाख, 25 लाख और 4 लाख के इवन जो स्टूडेंट स्टार्टअप्स हैं, जो बच्चे, जो विद्यार्थी हैं, वो चाहते हैं कि हमारे पास एक प्रोटोटाइप रेडी है या एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमने बनाया है जो किसी तरीके की समस्या को सॉल्व कर रहा है। बहुत सारे लोग रोबोटिक्स में छोटे बच्चे आते हैं जो ग्रेजुएट्स हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी 4 लाख का अनुदान जो है इसके अंदर दिया जाता है। तो इसमें रफ्तार की पूरी स्कीम के अंदर जो फंडिंग हुई है वो तो अभी हमने रिपोर्ट में भी सुना। पूसा कृषि ने भी 200 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को अभी तक 32 करोड़ से ज़्यादा का फंड दिया है। तो बहुत तोल मोल के, बहुत देखकर, बड़ी सारी चीज़ें आंक कर हम स्टार्टअप्स सेलेक्ट करते हैं और उनको ये अनुदान की राशि देते हैं, और फेलियर रेट जो है वो 1% से भी कम है। रफ्तार ये बहुत अच्छी बात है कि फेलियर रेट जैसा आप बता रही है 1% से भी कम है, तो मतलब 100% मैं तो कहूँगी कि ये विन विन सिचुएशन है। अब मैं अभिषेक जी अब आपसे जानना चाहूँगी कि जो आपका स्टार्टअप, मैं थोड़ा जानना चाहूँगी किस तरह का स्टार्टअप है, आप क्या करते हैं? ओके, तो मैम हम मशरूम किसानों के साथ काम करते हैं, है ना। हम मशरूम किसानों को इनपुट प्रोडक्ट देते हैं जिससे उनकी क्वालिटी, शेल्फ लाइफ और यील्ड इंप्रूवमेंट में हेल्प होता है। तो ये बायो बेस्ड प्रोडक्ट रहते हैं, एक्सट्रैक्ट रहता है सोया का, सिनेमन का, जो कि फार्मर्स अपने प्रोड्यूस के ऊपर यूज़ करता है लाइक प्रायर टू दी हार्वेस्टिंग, जिससे उनको एक बेटर क्वालिटी, एक बेटर यील्ड उनकी क्रॉप का मिल पाता है। जी जी, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये किस मतलब सोया से कौन कौन सी चीज़ों से बनाते हैं आप, और उसमें क्या किसी का खास तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ जी, लाइक सोया का इस्तेमाल होता है, सिनेमन का इस्तेमाल होता है, और एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू हम पॉलीफिनॉल्स यूज़ करते हैं जो कि क्रॉप्स के बेड्स के ऊपर यूज़ किया जाता है प्रायर टू दी हार्वेस्टिंग टाइम, जिससे क्या रहता है आपकी मशरूम की क्वालिटी अच्छी आती है। मतलब एक तरीके से पोषण पहुंचाना, एक पोषक तत्व, और जैसे आपने सोया बताया तो दैट मीन्स कि एक तरह का प्रोटीन रहता है इसमें, क्या पॉलीफिनॉल्स रहते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी। तो ये मतलब एक क्या पाउडर फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, और कैसे इस्तेमाल किया जाता है इसे? ये पाउडर फॉर्म में रहता है। ये बेसिकली जो किसान के पास 200 लीटर का पानी का ड्रम होता है उसमें वो मिक्स करके अपने फ्लश के ऊपर स्प्रे करते हैं प्रायर टू दी हार्वेस्टिंग टाइम, जिससे क्या रहता है उनकी एक तो क्वालिटी अच्छी आती है। कितना पहले करना होता है ये? 3 डेज प्रायर। और 3 दिन में इतना असर दिख जाता है उसमें? मशरूम बहुत तेज ग्रो करता है, मशरूम की टोटल साइकिल ही 35 डेज की होती है, बिल्कुल, तो बहुत फास्ट मशरूम खुद ही ग्रो होता है। मतलब आप लास्ट जो एकदम हार्वेस्टिंग से पहले इसे घोल करके स्प्रे कर दें तो वो मतलब उसमें क्या मतलब वो ज़्यादा अच्छा, उसका रंग अच्छा हो जाता है, ज़्यादा दूधिया हो जाता है, या फिर साइज बड़ा हो जाता है, या फिर उसमें स्पॉट्स नहीं पड़ते, क्या होता है उसमें? बिल्कुल जो आपने बताया वही सभी होता है। एक तो लाइक कलर अच्छा रहता है, दूसरा खुलने की जो दिक्कत होती है वो कम हो जाती है। मशरूम के आप देखते होंगे बहुत
जल्दी ब्राउन हो जाता है, वो चीज़ को रोक पाते हैं हम। मतलब शेल्फ लाइफ बढ़ हाँ जाती जी, है। शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और क्वालिटी अच्छी रहती है, इससे किसान को एक बेटर प्राइस मार्केट में मिल पाता है। जी, आकृति जी, इस आइडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब मशरूम भी एक, मैं कहूँगी, एक ऐसी क्रॉप है जो कि गेम चेंजर है। मतलब महिलाओं को हमने सशक्त होते हुए देखा, उन किसानों को, या फिर मैं कहूँ भूमिहीन किसानों की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिन्होंने मशरूम कमरे से शुरू किया और बहुत कामयाबी हासिल किया। अब इस तरह के जब प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो इससे उन्हें और भी सपोर्ट मिलेगा। इस तरह के आइडियाज़ जब आते हैं तो कैसे आप इन्हें फिल्टर करते हैं, किन बातों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है? आकृति जी बिल्कुल। मशरूम के केस में देखिए बहुत प्रकार के मशरूम्स आ रहे हैं। इनका जो प्रोडक्ट है जैसे अभिषेक का जो है, ये सारे प्रकार के मशरूम्स पर ये उसको वैलिडेट कर भी रहे हैं। तो इन्होंने बटन मशरूम पे किया ही है और हम स्पेसिफिकली यहाँ पर कोशिश करते हैं कि इस तरीके के जो स्टार्टअप्स आते हैं जो बायोलॉजिकल्स में काम करते हैं, क्योंकि क्या है ना, हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में बने हुए इंक्यूबेटर हैं। तो जो 500 प्लस साइंटिस्ट की स्ट्रेंथ है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की, वो आइडियाज़ को फिल्टर करने में हमारे काम आती है। हम देखते हैं तकनीकी रूप से ये फिजिबल है कि नहीं है। देखिए कुछ भी क्लेम अगर स्टार्टअप कर रहा है वो ठीक है, नहीं है, क्या ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है, क्या ये सब बातें जो तकनीकी रूप से कह रहे हैं क्या वो सब बातें सच हैं, क्या ये प्रोडक्ट्स मार्केट में रिक्वायर्ड हैं, उसके लिए हमारे एक्सटेंशन विंग हमें बहुत मदद करता है। क्या फार्मर्स इसको खरीदेंगे, किस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट फार्मर्स पे क्या पड़ रहा है, ये कुछ एक मैट्रिक्स हैं। हम देखते हैं नोवेल्टी क्या है, नई चीज़ क्या है जिससे समस्याएं सॉल्व हों। अगर ये स्केल कर जाएं, स्केलेबल होने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या वो सब कुछ हम दे पाने में सक्षम है। तो ये सब कुछ करके कुछ एक चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं और हम फिल्टर आउट करते हैं। और मैं ये बताने में बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि पिछले साल जैसे रफ्तार के प्रोग्राम के लिए हमारे पास 1606 एप्लीकेशंस आई, तो उनमें से हमें 40 या 50 ही सिलेक्ट करनी होती हैं, जबकि हम ट्रेनिंग 150 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को देने की कोशिश करते हैं और फंडिंग के लिए 40 से 44 एप्लीकेशंस जो है उनको सिलेक्ट करते हैं। तो भारी मात्रा में एप्लीकेशंस आती हैं, लोग इंक्यूबेट होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो उनमें से फिल्टर करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने बताया इनका प्रोडक्ट एक अपने आप में एक बायो प्रोडक्ट है मैम, और हम जानते हैं कि इस तरह की चीज़ों के अपने प्रोटोकॉल्स भी हैं जो फॉलो किए जाते हैं। तो ये एक मेरे ख्याल से ये चुनौती रहती है या फिर इसे कैसे पूरा किया जाता है? देखिए रेगुलेटरी लैंडस्केप तो हर प्रोडक्ट के लिए रहेगा। अगर बायो कंट्रोल एजेंट्स है उनके लिए तो बहुत ही स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी लैंडस्केप है। तो हम कोशिश करते हैं कि देखिए उसके लिए सबसे पहले ज़रूरत रहती है कि ये जो डेटा जनरेट कर रहे हैं कि इस तरीके से ये फ़ायदा दे रहा है या इतने दिनों में ये जो है वो उसका दूधियापन मशरूम का बना कर रखता है, तो उसको वैलिडेशन की ज़रूरत है। और वो वैलिडेशन करने के लिए हमारा संस्थान एक उपयुक्त संस्थान की श्रेणी में आता है। तो हमारे यहाँ पे पैथोलॉजी जैसे डिपार्टमेंट है, तो उसके साथ में इनका वैलिडेशन अभी हमने शुरू किया है देखने के लिए कि जो क्लेम्स हैं इनके वो कितना प्रतिशत सही है क्लेम्स, सो दैट हम जब वो वैलिडेशन दे देते तो आगे रेगुलेटरी लैंडस्केप में घुस पाना और उसको क्लियर कर पाना काफ़ी आसान हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। अब मुझे लगता है क्योंकि ऐसे संस्थान से जुड़ते हैं तो फिर चीज़ें थोड़ी आसान भी हो जाती होंगी। अभिषेक, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इस चीज़ के लिए तो हम IRI का बहुत ही थैंकफुल हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं उनसे इंटरेक्शन बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि हम वहीं पे रहते हैं, राइट, वहीं पे हमारा मेन ऑफिस रहता है। तो कोई भी चीज़ का वैलिडेशन स्टडी IRI में बहुत ही ईजिली हो पाता है। तो आपके जो प्रोडक्ट है इसमें कितना टाइम लगा? इसकी R&D फेज टेक ऑलमोस्ट लाइक 2 to 2.5 years, then patent took some time. So we have like India, US and China IP on this, and then validation study again take like a year's time. तो मतलब 3 साल के करीब लग गए। और आपका ब्रेक इवन आ गया अभी? We are kind of at break even. अच्छा, और कितना साल हो गया मतलब प्रोडक्ट बाजार में आए हुए? अभी 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल, मतलब 3 साल की मेहनत और 1.5 साल में आप मतलब ना नफा ना नुकसान में पहुंच गए। ठीक है मीनाक्षी जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं अलग अलग सेक्टर में, लेकिन जब कृषि की बात आती है तो कृषि अपने आप में थोड़ा अलग हो जाता है। और इसे चाहे हम कितना भी कह लें कि व्यापार बना लें या फिर मुनाफे की बात करें, लेकिन कहीं ना कहीं एक भाव भी जुड़ा होता है। जो जब हम एग्रो प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, मतलब एक सेवा भाव भी कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि हम किसानों को कहते हैं कि वो अन्न जाता है। अब कोई भी बिजनेस मॉडल होता है उसमें प्रॉफिट सबसे पहले ध्यान में रखना होता है, लेकिन क्योंकि ये एग्री स्टार्टअप्स है तो इसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखते हैं। अभी जिस तरह के स्टार्टअप्स आ रहे हैं, क्या वो भाव उनमें दिखाई देता है?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके के लोगों से मैं मिली हूँ, किसानों से मैं मिली हूँ, उनके जो माइंड है, उनका माइंड जो है वो एक बिजनेसमैन की तरह काम करता है, लेकिन उनका जो भाव है वो एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार किसान की तरह काम करता हुआ नजर आया है। क्योंकि जिस तरीके से वो फसलें उगा रहे हैं वो बहुत कम से कम जो है उसमें केमिकल्स डालते हैं और जितना हो सके ऑर्गेनिक तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ जो है सीधा कृषि संस्थान जो है जुड़े हुए हैं, जो उनको काफ़ी हद तक गाइड करते हैं और उनको इस बात के लिए जो है उत्साहित करते हैं कि कम से कम जो है केमिकल यूज़ हो फसल में, ताकि जब उसको खाया जाए तो कुछ भयंकर बीमारी ना हो लोगों को और वो हेल्दी हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल डॉक्टर भी जो है ज़्यादा हरी सब्जियां खाने के लिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि केमिकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं फसलों में। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार ने प्रोत्साहित किया है इस चीज़ को लेकर कि कम से कम जो है केमिकल्स यूज हो फसल में और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो खाद है वो ऑर्गेनिक खाद हो, और जो खाद है वो खुद ही बनाते हैं। और मैंने खुद देखा है कि किस तरीके से जो है खेत में ही गोबर से और अन्य चीज़ों से, गुड़ से, बेसन से बनाकर मिश्रण जो है वो खाद डाला जाता है, जिससे फसल भी अच्छी होती है। और जिस तरीके से हमारे पुराने किसान थे, जब केमिकल्स वाले चीज़ें नहीं आती थी तब बहुत अच्छे से जो है वो करते थे। तो वही पुरानी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं फिर से देखने को मिल रही है और एक जिम्मेदार नागरिक, एक जिम्मेदार किसान की तरह जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं आधुनिक किसान। बिल्कुल। तो जैसे कि आप बता रहे कि जिम्मेदारी हर तरफ दिखाई देती है और क्योंकि संस्थान और सरकार का भी साथ रहता है तो वो चीज़ें और भी सुगम हो जाती है किसानों के लिए भी और हमारे उपभोक्ताओं के लिए भी, ताकि उन तक अच्छी चीज़ें पहुंचे। और अब एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं तो उससे एक नई दुनिया भी हम देख रहे हैं सामने बन रही है। फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर से उस पॉइंट पर आऊँगी जहाँ हमने बात की रिसर्च की, अनुसंधान की। ये यात्रा मतलब अनुसंधान एक आइडिया से लेकर के बाजार तक की यात्रा कैसे कैसे होती है, कौन कौन से इसमें माइलस्टोन्स हैं, या फिर साथ में हम चुनौतियों की भी बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मजा आएगा, देखते रहे सच के साथ। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे डीडी किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ और आज हम बात कर रहे हैं गांव से ग्लोबल की, यानी कैसे एग्री स्टार्टअप हमारे खेतों को एक नई राह दे रहे हैं, एक नई तस्वीर दे रहे हैं, एक नई दुनिया दे रहे हैं। यानी खेतों में अन्न तो उगते थे, लेकिन जो अब विचार, जो आइडियाज उग रहे हैं वो अब कैसे नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। और ऐसे ही हमारे साथ खास मेहमान हैं स्टूडियो में। तो आइए चर्चा को एक बार हम फिर से रफ्तार देते हैं। और रफ्तार की हमने काफ़ी बात की मैम, रफ्तार के माध्यम से कैसे किसानों को और हमारे जो युवाओं को एक सपोर्ट सिस्टम देने का प्रयास किया जा रहा है। अभिषेक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, अब जब आपका ये आइडिया आया, आपने बताया कि आपकी ट्रेनिंग भी पूसा में हुई, वहीं पर आपका ऑफिस रहा, क्या किसी तरह का की सब्सिडी वगैरह का भी लाभ मिला? और मैं चाहूँगी थोड़ा समझाएं, जो हमारे युवा देख रहे हैं, अगर वो भी कोई स्टार्टअप लेकर आना चाहते हैं तो ये पूरा प्रोसीजर क्या क्या था? ओके, देखिए सबसे पहले तो आपके पास एक आइडिया होता है ना जी। फिर उसके बाद आप उसके अराउंड एक टीम बनाते हो। उस टीम और बिजनेस को रन करने के लिए आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होती है।
और उसके बाद आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ में जाते हो। फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट फेज़ के बाद आपका ट्रायल फेज़ आता है जी। और फिर वैलिडेशन फेज़ आता है। उसके बाद आप प्रोडक्ट कमर्शियलाइज कर पाते हो। तो इस जर्नी में मतलब हमको बहुत ही अच्छे अच्छे संस्थानों ने बहुत ध्यान दिया है हमारा, जिसमें लाइक सबसे पहले तो लाइक IIT बॉम्बे ने हमको निधि प्रयास और निधि सीड फंडिंग के थ्रू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया आइडिया के लेवल पे, कि उनको लगा कि हाँ ये एक आइडिया वायबल आइडिया है, क्योंकि मशरूम एक बहुत ही हाई पोस्ट हार्वेस्ट लॉस वाली क्रॉप है। एक मिनट मैं आपको रोकना चाहूंगी, क्योंकि आपने बताया आपका बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन आपने मशरूम क्यों चूज किया? मतलब क्या आपने कुछ पढ़ा, इसके बारे में रिसर्च किया, पूरा R&D किया होगा कि हाँ इसमें फ़ायदा हो सकता है, ये हम बना सकते हैं, ये भी बताएं। हाँ जी, तो ये एक्चुअली कैसे होता है कि मशरूम हम बेसिकली इस चीज़ पे देखिए कि बहुत ही हाई वैल्यू क्रॉप है, मतलब बहुत ही महंगा बिकता है, लाइक 250 रुपीज़ हमको मिलता है, 130-140 फार्मर बेच पाता है। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद अपने फ्रिज में रखोगे, आप देखोगे 2 दिन में ब्राउन हो जाता है। जी जी। ये सब क्वालिटी एस्पेक्ट है। तो जब तक आपकी टेक्नोलॉजी एक बड़ा डिफरेंशिएटर नहीं क्रिएट कर पाएगी, तब तक उस तरह का आइडिया परस्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जी। तो ये यहाँ से हमारा मेनली आइडिया की जन्म हुआ, है ना। बेसिकली इस तरह से आइडिया का जन्म हुआ और टीम लिटरली वी हंटेड फॉर आइडियाज़ कि एग्रीकल्चर में किस तरह का अपन काम कर सकें। अच्छा। इंटरेस्ट था हमेशा सोशल इम्पैक्ट की तरफ करना, वर्क, दैट्स व्हाई वी चोज दिस साइड। फिर उसके बाद सबसे पहले थोड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, क्योंकि आपको चीज़ें डेवलप करने के लिए, R&D करने के लिए बहुत लोगों की हेल्प चाहिए रहती है। तो उसके लिए थोड़ा रिसोर्सेज चाहिए होता है। तो उसके लिए लाइक निधि सीड फंडिंग होती है और निधि प्रयास फंडिंग होती है, जो कि हमको साइन IIT बॉम्बे ने फर्स्ट लेवल पे कराई। तो विद दिस हमने स्टार्ट किया अपना प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाला फेज, है ना, क्योंकि इस तरह का प्रोडक्ट ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता था मार्केट में, तो इसका थोड़ा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वाला काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड था। फिर जब हमारे पास फर्स्ट प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट और वैलिडेशन थोड़ा आने लगा, तो हमने वैलिडेशन स्टडी करा है डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन में, जहाँ पे बेसिकली वी वर्कड ऑन कि उन्होंने हमको थोड़ा बताया किस तरह आपका प्रोडक्ट वर्क कर रहा है और कितना आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पोस्ट दैट, क्योंकि हम एग्रीकल्चर से जुड़े थे, तो अपने देश की सबसे अच्छी संस्थान IRI है एग्रीकल्चर के पर्पस पे, तो हमने IRI को अप्रोच किया कि मैम हमको आपके पास रहना है, आप हमें बताइए किस तरह के साइंटिस्ट से हम मिल पाएंगे। तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया उस फ्रंट पे। तो उन्होंने भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया और जब प्रोडक्ट थोड़ा मार्केट में आया, थोड़ा कमर्शलाइज हुआ, तो लाइक जापानीज इन्वेस्टर्स ने भी थोड़ा मनी पूल इन किया सो दैट वी कैन टेक दिस टेक्नोलॉजी फर्दर, क्योंकि बहुत रिसोर्सेज चाहिए रहते हैं। अगर आप पेटेंट फाइलिंग करते हैं, पेटेंट ग्रांट तक जाता है, तो वहीं पे 2-3 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। अगर आप US और चाइना भी सोचते हैं, बाहर की कंट्री सोचते हैं, तो आराम से आपका 15 लाख। अच्छा, बाहर भी जा रहा है आपका प्रोडक्ट? अभी हमने IP करा है, पेटेंट करा है, उसके बाद लेके जाएंगे। तो मतलब दुनिया में कहीं नहीं है इस तरह का प्रोडक्ट, सिर्फ आपके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी प्लांट बेस्ड हम डेवलप किए हैं। अच्छा। और भी टेक्नोलॉजी अदर क्रॉप पे, जैसे बनानास के ऊपर है, गवास के ऊपर है, मशरूम के ऊपर वी आर एक्चुअली करंटली दी वन। ओके, तो तभी हम कह रहे हैं गांव से ग्लोबल तक। तो आकृति जी, क्या अब हम एग्री स्टार्टअप्स को ये कह सकते हैं कि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुसार बन रहे हैं? क्या वो स्टैंडर्ड हम अचीव कर पा रहे हैं? जैसे अभिषेक जी जो बता रहे हैं, उससे तो यही लगता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। स्टार्टअप्स जो है वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को ही आज नहीं देख रहे हैं, वो साथ ही साथ इंटरनेशनल मार्केट को भी देख रहे हैं, क्योंकि कई प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनकी डोमेस्टिक मार्केट में अडॉप्शन जो है वो EM रोजर्स का जैसा कर्व होता है, उस कर्व के अनुसार जाएगी। लेकिन उस वक्त का वेट नहीं कर सकते कि डोमेस्टिक मार्केट जब पूरा अडॉप्ट कर ले तब हम इंटरनेशनल जाएँ। तो इसलिए क्या है कि स्टार्टअप्स को आज देखिए, जैसे एपिडा ने भी अपने प्रोग्राम्स चलाए, तो एपिडा का भी लेटेस्ट जो इंक्यूबेशन का प्रोग्राम था, तो उसके अंदर एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए ही उन्होंने जो है स्टार्टअप सेलेक्ट करे। तो मैं समझती हूँ सरकार भी इस ओर बहुत ध्यान दे रही है। संस्थान जैसे हम लोग हैं, तो हम भी एक मैत्री करके प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि किस तरह स्टार्टअप्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म हम दे पाएँ। और साथ ही स्टार्टअप्स भी जो है वो इस दिशा में अपने कदम उठा रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर इतनी सी बात आती है कि जब हम प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो दूसरे कंट्रीज का है, उसकी जानकारी होना और वहाँ पर पैर जमाने के लिए उसको पार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। उस स्तर के कंपटीशन के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए हम तैयार हैं कि हमारे स्टार्टअप्स उन्होंने उतनी कमर कस ली है उस हिसाब से? जी, तैयारी पूरी चल रही है। अब बस बढ़ते जा रहे हैं आगे, अब देखते हैं क्या किस तरीके से। अच्छा, कोई एग्जांपल, कोई उदाहरण हो, कोई ऐसा स्टार्टअप जो कि मतलब हमारे, जो हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करें, जहाँ पर उसने छाप छोड़ी हो, जो आप बताना चाहें?
देखिए हमारे यहाँ इंक्यूबेटेड स्टार्टअप्स में एक ज़रूर स्टार्टअप रहा है। छाप छोड़ने का बिल्कुल एकदम कंफर्मेशन से नहीं कह सकती, लेकिन ये बताना चाहूँगी कि उन्होंने 5 से ज़्यादा देशों में अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। तो उनका बायो फर्टिलाइज़र और बायो इनोकुलेंट के सेगमेंट में काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में हमारे। बल्कि ऐसा भी मैं बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजीज़ जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान या परिषद भी डेवलप कर रहा है, उसके संस्थान भी डेवलप कर रहे हैं, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इंटरनेशनल लाइसेंसिंग कर पाएं, क्योंकि मार्केट तो हर उस जगह है जिसकी ज्योग्राफी भारत जैसी है, जिनकी समस्याएं भारत वाली हैं। बिल्कुल। मीनाक्षी जी, अब हम बात करते हैं किसानों की, मतलब स्टार्टअप्स में हम देख रहे हैं कि ऐसे युवा भी आ रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जी भी है जो कि जिनका एग्रीकल्चर से, खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन क्योंकि वो कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे वो समाज के लिए भी कुछ कर सके और एक जो आइडिया है उसे पोषित करके उसका मुनाफा भी हो। अगर हम किसानों के नज़रिए से देखते हैं तो खेती में अभी भी बहुत जोखिम, बहुत मतलब मैं तो ये कहूँगी कि समय के साथ जोखिम बढ़ता ही जा रहा है। जिस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, कई बहुत ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसमें स्टार्टअप्स की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है कि सिर्फ किसान अब ये नहीं कि भाई गेहूँ उगाया, चना उगाया और धान उगाया और बाजार में बेच दिया, लेकिन अगर मौसम ख़राब हो गया तो फसल चौपट हो जाती है या फिर पोस्ट स्टोरेज ख़राब हो जाती है। स्टार्टअप के आने से ये जोखिम कितना कम होता है? बिल्कुल, देखिए स्टार्टअप के आने से ये जोखिम बहुत हद तक कम हो जाता है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से किसानों को एआई टूल्स दिए हैं, जिस तरीके से डिजिटलाइज किया है, उस तरीके से अगर हम देखा जाए तो जब फसल जो है आती है तो कई किसान ऐसे हैं जो सीधा डिलीवरी करते हैं, बीच में दलाल नहीं होते हैं और व्हाट्सएप पे ही जो है प्रोडक्ट्स मंगा लिए जाते हैं और किसान सीधा उनके घर पर देते हैं। और कुछ किसान जो है ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एरिया उनको बता दिया जाता है, टेक्नोलॉजी से एरिया उनको पता चल जाता है कि किस एरिया में वो जाकर अपनी फसल बेचेंगे तो उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो इससे जो है दलालों की जो है बीच में रोल ख़त्म हो जाता है। और जैसा अभी आपने पूछा कि ग्लोबल जो है कैसे हुआ है हमारा भारत में, भारत से ग्लोबल कैसे फसल हो रही है, तो अभी हाल ही में बिहार में मखाना बोर्ड जो है वो स्थापित हुआ है और वो कहीं ना कहीं सुपर फूड के नाम से जो है फेमस हो चुका है पूरे विश्व में। और उसका जो भेजा जा रहा है जो देश से, तो वो अमेरिका जा चुका है, जापान जा चुका है, चीन। बिल्कुल, और मखाना में भी हमने देखा कि ये स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आकृति जी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए हम ये भी समझते हैं कि बहुत लॉसेस होते हैं खेती में, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज के दौरान फल और सब्जियों में 25% तक नुकसान हो जाता है। भले हम उत्पादन में बहुत अच्छा है, लेकिन जो वेस्टेज है, जो खराब होना है, पेरिश जो होता है, वो भी हम जानते हैं कि वो एक बड़ी समस्या, चुनौती है। इसी तरीके से हम दूध की बात करें, दूध में भी हम भले ही नंबर 1 है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि प्रति पशु जो उत्पादन है वो उतना नहीं है और बहुत उसमें भी वेस्टेज है। इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि स्टार्टअप्स के लिए किस किस तरह का स्कोप है और किन किन क्षेत्रों में आ सकते हैं स्टार्टअप्स? जी देखिए, वेस्टेज तो एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो इसलिए भी एक चुनौती है क्योंकि हम फ्रेगमेंटेड हमारा किसानों का सिस्टम है। तो सारे किसान जो है वो इकट्ठे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है या कहीं पर भी वो जानकारी इकट्ठी नहीं है। तो स्टार्टअप्स जो हैं, अभी देखिए हम जो स्टार्टअप्स ले रहे हैं सप्लाई चेन में एक अच्छी तादाद में स्टार्टअप्स लेते हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक ऐसी विधा है या ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं तकनीक की मदद से, क्योंकि बिना तकनीक के सप्लाई चेन मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसके अंदर चाहे से आप उसको ट्रेसेबिलिटी को ले लें कि कहाँ से आ रहा है सामान, कहाँ कौन से खेत से आ रहा है और बीच में कितना सामान गया, कितना आया। तो सबसे पहले तो देखिए उसको कम करने के लिए मेजरमेंट बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे स्टार्टअप्स जो है वो मेजरमेंट पे काम कर रहे हैं, बहुत सारे जो है मॉनिटरिंग पे काम कर रहे हैं और बहुत सारे जो है वो डिलीवरी पे काम कर रहे हैं। तो ये तीनों एस्पेक्ट्स को हमको लेकर चलना होता है। तो इन तीनों एस्पेक्ट्स में स्टार्टअप्स जो है वो सामने आ रहे हैं, तकनीक की मदद से वो इन समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी इससे एक तो जोखिम की जो बात थी वो उस पर भी हम कहेंगे कि एक ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें जोखिम कम हो रहा है इन स्टार्टअप्स की वजह से। और दूसरा ये कि क्योंकि लॉसेस कम होंगे तो जाहिर सी बात है कि लाभ भी अधिक होगा। अभिषेक जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो है ये किसी शहरी कस्टमर के लिए नहीं है, ये एक किसान के लिए है। वो किसान जो कि मशरूम पैदा करता है और जो पारंपरिक तरीके से करता आ रहा है, अभी भी उसी पे ज़्यादा भरोसा करता है। उन्हें समझा पाना,
उन्हें एक चीज़, क्योंकि अब बनाना बहुत आसान है, उसके बाद जो दूसरी चुनौती है वो बेच पाना। कहते हैं दुनिया में अगर सबसे मुश्किल काम है कि तो वो दूसरे की जेब से पैसा निकलवाना। तो किसानों को कन्विंस करना कि ये प्रोडक्ट आपके लिए है, आपके फ़ायदे के लिए और इससे फ़ायदा होगा, ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है और ये स्टार्टअप्स के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? मैम सबसे बड़ी चुनौती यही रहती है। और शुरू करने का तरीका सबसे पहले तो वैलिडेशन ट्रायल्स होते हैं, मतलब उनको भी डेटा दिखाना होता है कि ये देखिए, मतलब एक सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट कहता है कि इस तरह से ये आपको लाभ दे सकता है। इसके बाद किसान का अपना खुद का बहुत दिमाग होता है, जो खरीदता है उसको बहुत नॉलेज होता है, राइट। वो पहले एक छोटे से बैच के ऊपर अपना ट्राई करके देखता है प्रोडक्ट। जब वो वहाँ पे सेटिस्फाई होता है, वहाँ पे देखता है कि हाँ उसको क्वालिटी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, उसको यील्ड इंप्रूवमेंट दिख रहा है, तब वो जाके फुल स्केल पे लेके जाता है। इसमें दो अप्रोचेस बहुत अच्छी रहती है। एक, आप बड़े फार्मर्स से छोटे फार्मर्स की तरफ जाएं कि आप पहले बड़े फार्मर्स को क्रैक करें और छोटे फार्मर्स आपको उनको कॉपी करते हैं, जिससे चीज़ें बहुत इजी टू पेनिट्रेट हो जाती है। और दूसरा, जैसे जो बहुत ही सीजनल और छोटे फार्मर्स होते हैं, वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा चलता है। आज के टाइम में हम सबका अटेंशन स्पैन कम है, सब यूट्यूब चलाते हैं, तो वहाँ पे आप चीज़ें प्रमोट करो, आप दूसरे फार्मर्स की वीडियो जिनको वो जानते हैं या उस एरिया के आसपास के हैं, जब वो जानते हैं तो अपने आप वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा एक प्रोसेस रहता है विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब शॉर्ट्स। जी आकृति जी, अब मैं जानना चाहूँगी पूसा इस यात्रा को कितना आसान बनाने में मदद कर रही है, क्योंकि अभिषेक जी अपनी यात्रा के बारे में बता रहे हैं, उनका अपना स्ट्रगल है। जो भी स्टार्टअप लाएगा वो जानता है कि इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और धैर्य बहुत चाहिए इसमें। तो इसमें कहाँ तक, कब तक हैंड होल्डिंग होती है? जी, समय सीमा की अगर आप बात करें तो हम कोशिश करते हैं, हम 2 से 3 साल हैंड होल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो हैंड होल्डिंग में बड़ी सारी चीज़ें देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टेप तो है कि आपका आइडिया को वैलिडेट करना, आपके साथ पूसा का नाम जोड़ना कि हम भरोसा करते हैं आप जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और फिर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, लैब सपोर्ट आता है, तकनीक में अगर आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके डेवलपमेंट में अगर आपको को डेवलपमेंट की हेल्प चाहिए तो हमारे संस्थान के जो वैज्ञानिक गण हैं वो उसमें मदद करते हैं। और ये बताते हुए बहुत खुशी होती है कि ये सरकारी वाला सिस्टम वो सरकारी वैसा सिस्टम नहीं रहा है। हर कोई इनोवेशन करना चाहता है, हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, खुले दिल से जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं स्टार्टअप्स को, उनकी इनोवेशंस को, और उनको हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। फिर ये है, फिर उसके बाद में हमारा इंडस्ट्री का एक नेटवर्क है, हमारा बिजनेस मेंटोर्स का एक नेटवर्क है, फाइनेंशियल मेंटोर्स का एक नेटवर्क है, जिसमें हम उनको किस तरीके से आपको अपनी कॉस्टिंग रखनी है, किस तरीके से अपने प्रॉफिट्स मैनेज करने हैं, फंड्स कहाँ से उठाना है, कितना आपको डेट में रखना है पैसा, कितना आपको इक्विटी में आप कितना डाइल्यूट कर सकते हैं, ये सब तरह की मेंटोरिंग हम करने की कोशिश करते हैं। हम नेटवर्क और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपको पता है अभी मेला चल रहा है, तो हमने वहाँ पे 40 से ज़्यादा स्टार्टअप्स को शोकेस किया है। तो वो स्टार्टअप्स 3 दिन तक किसानों के साथ इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, उनको ये इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिल रहा है, उनको फीडबैक मिल रहा है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, बता पा रहे हैं क्या प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं, किस तरीके से किसानों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट मशीनरी जो वहाँ पर विजिट कर रही है ऑन अ डेली बेसिस, उनको पता चल रहा है किस तरीके के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब अपने आप में इकोसिस्टम को एक तरीके से सेंसिटाइज करना, ये सब सुविधाएं फंड के अलावा हम प्रदान करने की कोशिश करते हैं। अभिषेक जी, अब ये बताएं कि देखिए स्टार्टअप तो आपने शुरू कर लिया, अब ये स्टार्टअप तो मैं कहूँगी कि अब युवाओं के बीच में एक बज़ वर्ड भी है और कुछ नया करना चाहते हैं, कोई विचार है तो ठीक है, बाजार खुला हुआ है, आप निकल पड़िए। लेकिन वो स्टार्टअप यूनिकॉर्न बने, जो हम ग्लोबल ब्रांड की बात कर रहे हैं, एक स्टार्टअप को स्केल अप करने में कितनी चुनौतियां आती हैं? क्या ये आसान रहता है या फिर वो उतने में ही सीमित रह जाता है? ये मतलब स्टार्टअप टू स्टार्टअप भी बहुत वेरी करता है। आप कितना बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं उस पर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं तो एक तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंशिएटर लेके आना पड़ेगा। क्या तो आप स्केल का डिफरेंशिएशन लेके आए, जैसे कि देहात टाइप कंपनीज जो कि बहुत स्केल पे कर पा रहे हैं, राइट, उसके लिए बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट रहता है, या फिर आप कुछ टेक्नोलॉजिकल डिफरेंशिएशन लेके आ पाए जहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक स्पेस बना पाए अपने लिए। एट द एंड ऑफ द डे बाजार खुला है, वहाँ पे बड़ी कंपनी भी है, छोटी कंपनी है, आज ही पैदा हुई कंपनी भी है और 50 साल पुरानी भी कंपनी है, और किसान या कोई भी इंसान वो चीज़ लेगा जो उसके लिए बेस्ट है। तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं अपना एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो डिफरेंशिएटर आपको आगे लेके आना पड़ेगा। और विद टाइम जैसे जैसे आप स्केल करते रहेंगे आपको डिफरेंशिएटर्स और बढ़ाते रहने पड़ेंगे। जिस तरीके से
धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। यूनिकॉर्न तक सपना है, धीरे धीरे पहुंच पाएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं कि आप बने यूनिकॉर्न। आकृति जी, अब गांव की बात कर लेते हैं। देखिए अभिषेक जी जैसे जो युवा हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की और वो एग्री स्टार्टअप से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन जो गांव का ही किसान है, एग्री स्टार्टअप को उन तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। यानी किसान जो खेती तो करता है, फसल तो उगाता भी है, लेकिन वो एक उद्यमी भी बने या स्टार्टअप भी शुरू करे। तो क्या गांव में इसकी संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या गांव में इतना स्कोप है कि वो इनोवेशन एंटरप्राइज में तब्दील हो सके? संभावनाएं नहीं कहूँगी, बल्कि ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो फार्मर ओरिजिनेटेड है। हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की लैंग्वेज में इसे यूज़र इनोवेटर बोलते हैं। तो यूज़र इनोवेटर जो अपनी यूज़ करी हुई चीज़ों में समस्या आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन लेकर आए। तो इस तरीके के स्टार्टअप्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण देना चाहूँगी, अभी मेले में हमने डिस्प्ले किए हुए हैं, मास्टरमाइंड एग्रो करके एक कंपनी है। तो उन्होंने शुरुआत की, वो किसान ही थे और उन्होंने देखा कि उनको स्प्रेइंग जब लेबर नहीं मिलती सीजन में, उस टाइम पर बहुत दिक्कत आती थी स्प्रे करने में और बड़ी दिक्कत आती थी खाद को मिक्स करने में, डालने में खेत में। तो उन्होंने उसके लिए एक छोटी मशीन पहले डेवलप करी। फिर उस मशीन को इम्प्रूव करते 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 करते, क्योंकि बहुत सारे जैसे बनाते हैं तो पास पास वाले किसानों को देंगे, फिर वो थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट बताएंगे, ऐसा ऐसा करके वो हमारे पास आए। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ से उनको सपोर्ट मिला, हमारे से सपोर्ट मिला। तो इस तरीके से करते करते आज 10 करोड़ से ऊपर टर्नओवर पहुंच गया है, मशीनें बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस तरीके के केसेस भी हैं जो फार्मर इनोवेटर्स हैं। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल फार्मर इनोवेटर्स भी हैं, यानी किसान जब खुद अपनी समस्या को समझ रहा है और उस समस्या का वो समाधान एक आइडिया के साथ, एक इनोवेशन के साथ, एक स्टार्टअप के साथ निकालता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा व्यवहारिक भी रहता है, क्योंकि वो उसकी खुद की समस्या से समाधान की तरफ बढ़ता हुआ एक उसका आइडिया होता है, एक उसकी सोच, एक विचार होता है। फिलहाल इसी के साथ ही हम छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के नए युग की टेक्नोलॉजी की। अब हम AI की बात कर रहे हैं, भारत विस्तार के बारे में भी आपने सुना, तो ऐसे में क्या इस तरह के भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो AI पर आधारित हैं और किसान इससे कितना रूबरू हो पाया, कितना इससे वो कितना सहज है? क्या वाकई में हम AI सिर्फ शहरों तक ही सीमित कर पा रहे हैं या खेत तक पहुंच पा रही है? क्या खेत समझ पा रहा है उसे? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। लोग कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मकान पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। नीम के पेड़ पे जैस्मिन, उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सच के साथ। आज हम बात कर रहे हैं गांव से ग्लोबल की और जिसकी बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हमारे स्टार्टअप्स हैं, एग्री स्टार्टअप्स। और हमारे साथ अभिषेक जैसे युवा हैं जिन्होंने IIT से पढ़ाई की, लेकिन अब कृषि स्टार्टअप पर वो काम कर रहे हैं। किसानों तक कैसे फ़ायदा पहुँचे, मशरूम की खेती कैसे और बेहतर हो सके, ऐसे वो उत्पाद बना रहे हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आकृति जी, अब मैं AI पर आऊँ उससे पहले मैं ये भी एक सवाल, बहुत ही व्यवहारिक सवाल है जो मैं अक्सर सुनती हूँ, वो ये कि सरकार, संस्थान और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं, निजी जो क्षेत्र है, उनके बीच में एक बेहतर इकोसिस्टम बनना, एक समागम होना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें कई बार बहुत ग्लिचेस रहते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
जी नहीं बिल्कुल ये एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी भी है, क्योंकि हम इकट्ठे मिलकर काम करें तो बहुत बेहतर भविष्य हो सकता है कृषि का। ग्लिचेस एज सच भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के परिप्रेक्ष्य से तो नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी मतलब वो इकोसिस्टम अभी उतना सरल, उतना सुगम हो पाया है। वहाँ पर कई जगह पर जैसे इस तरीके की दिक्कतें आती हैं जहाँ पर किसान को अगर एक तकनीक अडॉप्ट करनी है या एक स्टार्टअप का एक प्रोडक्ट अडॉप्ट करना है, तो वहाँ पर अगर कोई इंस्टीट्यूशन साथ में नहीं है या बीच में नहीं है, तो निजी कंपनियों पर भरोसा किसानों का थोड़ा सा कम है। तो वो क्या है कि बिल्कुल, क्योंकि किसानों के साथ देखिए रिस्क भी इन्वॉल्व है, किसी प्रोडक्ट के लिए वो अपना पूरा एक सीजन का फसल खराब नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम क्योंकि हम सरकार से आते हैं और वैज्ञानिक हैं और पूसा का जैसे कि नाम है किसानों के बीच में, तो हम कोशिश करते हैं हम स्टार्टअप्स को लेकर जाएं किसानों के बीच, तो उनके साथ में एक विश्वास का एक जो एलिमेंट है वो पैदा होता है और किसान जो है उस इनोवेशन को ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से छोटे छोटे प्रयास है जिनकी मदद से जो हम लेते हैं कि हम उच्च तकनीकों को किस तरीके से किसानों तक लेकर जाएं। जी जी बिल्कुल। मीनाक्षी जी, जैसा कि अभिषेक जी ने बताया कि वो चाहते थे एक इम्पैक्ट भी आए, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई भी बिजनेस शुरू किया जाता है या फिर कोई एंटरप्राइज होता है, कोई स्टार्टअप होता है, तो देखिए ये कृषि का है, इसलिए हम बात कर रहे हैं कि लोगों का जीवन बेहतर हो और एक मानवीय पक्ष भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी होती है वो प्रॉफिट ही होता है, लाभ भी होता है। आपको लगता है कि इसके लिए भी थोड़ा और हमें सजग रहने की आवश्यकता है कि जो मानवीय पहलू हैं वो सुरक्षित रहे, उन्हें किसी तरह का रिस्क ना रहे, अगर एग्री स्टार्टअप्स के संदर्भ में खास तौर पर बात करें? बिल्कुल, देखिए मानवीय रहना तो ज़रूरी है। हमारी सोच हमेशा मानवता को जो है आगे लेके चले। बिजनेस तो है ही, बिजनेस के साथ साथ मानवता भी बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको लेकर भी जो है किसानों से जब मैंने बातचीत की तो वो दोनों तरीके से ध्यान रखते हैं। और एआई की बात करें तो एआई का बड़ा रोल जो है अब किसानों की ज़िंदगी में आ चुका है। वो उनकी फ़ोन में कई तरह के ऐप हैं जो वो सिर्फ एक फ़ोटो खींचते हैं, अगर कहीं से पत्ता या फसल गली हुई या कीड़ा लगा हुआ है वो फ़ोटो खींचते हैं, उसके माध्यम से एआई तुरंत जो है उनको बता देता है कि क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से कीड़ा लगा है या पत्ता गल रहा है। तो और उसके साथ साथ तुरंत उनको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और वो इंस्टेंट जो है उसका उपाय भी कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एआई के रूप में किसानों को जादुई चश्मा मिला है, जिससे वो अपनी फसलों की जो है सुरक्षा कर सकते हैं और उनको जो है और ज़्यादा अच्छा उनकी खपत कर सकते हैं। और अगर हम बात करें उनकी बेचने की, तो बेचने में भी जो है एआई बहुत जो है हेल्पर रहा है। वो फ़ोन पर ही बता देता है कि आज क्या प्राइस है मार्केट में, तो कोई भी जो है किसानों को लूट नहीं सकता है। उन्हें अपने फसल के प्राइस पता है कि असल में उनके फसल के जो मूल्य है वो क्या है। तो किसान कहीं ना कहीं जो है अब पहले से ज़्यादा बेहतर होता जा रहा है, उनकी फसल बेहतर होती जा रही है और जिसकी वजह से उनकी जो मानवता है वो भी बरकरार है। और जी अभिषेक जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक प्रॉफिट अपनी जगह है, लेकिन हम जब हम बात करते हैं, आप मैम ने भी कहा है कि प्राइवेट जो कंपनियां उन पर थोड़ा भरोसा कम रहता है किसानों का, और यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर भी है। तो ये एक स्टार्टअप के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसे और सुनिश्चित करने के लिए यानी किसी तरह का कोई मिलावट ना हो, मैं ये कहूँगी उन शब्दों में, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? मैम, अगर आप किसी किसान को प्रोडक्ट देते हो, है ना, और अगर आपको आपका बिजनेस चला के रखना है तो आपको मानवता रखनी ही पड़ेगी। आप कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते कि वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी ही फैलता है मार्केट के अंदर। तो शायद किसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंपनी के लिए होता है कि आपके नज़रिए से जानना चाहती थी जी, कि किसान से ज़्यादा ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कि हम सही चीज़ किसान को दें, तभी हम सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब दैट इज़ द बेसिक रूट फॉर अ बिजनेस टू स्टैंड, राइट। और वो चीज़ अपने आप ही आपको मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हैं, छोटा बिजनेस बनाना चाहते हैं, जल्दी बना के ख़त्म हो जाएगा, दोबारा कुछ बना भी नहीं पाएंगे। अगर कुछ अच्छा बनाना चाहते हैं, आपको किसान को कॉन्फिडेंस में भी लेना पड़ेगा और उसको वही चीज़ देनी पड़ेगी जो उसको फ़ायदा दे पाएगा, तभी वो आगे 10 को बताएगा। तो इसके लिए आपको लगता है कि कुछ नियम और होने चाहिए, या फिर जो पहले अभी जो फ्रेमवर्क चल रहा है वो काफ़ी है? इसके लिए स्पेसिफिकली जैसे हमारे संस्थान होते हैं, जैसे IRI वगैरह होते हैं, उनका वैलिडेशन, उनका इंटरेक्शन, उनकी तरफ से चीज़ों को किसानों तक लेके जाना, वो बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उनके ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट रहता है और वो खुद चीज़ें चेक करके ट्रस्ट करके तभी आगे लेके जाते हैं। तो वो
एक तरीका बहुत अच्छा है माध्यम, जिसके थ्रू पूसा कृषि भी बहुत हेल्प करता है किसानों के इंटरेक्शन में, वहाँ पे बहुत हेल्प करता है, क्योंकि सरकारी संस्थानों के ऊपर विश्वास आज भी बहुत बरकरार है। जी बिल्कुल। आकृति जी, क्योंकि आप सीईओ हैं पूसा कृषि की, तो आपने बहुत सारे आइडियाज़ भी देखे होंगे, बहुत जोश में आते हैं युवा और बहुत सारे आइडियाज़ के साथ उनको लगता है दुनिया हम बदल देंगे। हालांकि मैं कहूँगी कि दुनिया बदल रही है, युवा बहुत कुछ बदल रहे हैं, लेकिन वो जोश बरकरार रख पाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। तो ये सर्वाइव करें और लंबा स्टे करें, ये कितनी बड़ी एक चुनौती भी रहती है और एक जिम्मेदारी भी रहती है संस्थान के ऊपर। जी बिल्कुल, क्योंकि जब आइडियाज़ जब हमारे पास में आते हैं तो कई तो जब पीओसी लेकर आए या प्रोडक्ट लेकर आए या प्रोटोटाइप लेकर आए, वहाँ से जर्नी थोड़ा कन्वीनियंट होती है। आइडिया से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तक की जर्नी बहुत हिलती डुलती जर्नी होती है, क्योंकि बहुत बार पिवोट करना पड़ता है। तो ऐसे बहुत स्टार्टअप्स देखे हैं जो बिल्कुल एक कोर आइडिया से शुरू किया और अंत तक जब तक प्रोडक्ट मार्केट में आया तो बिल्कुल सब कुछ बदल कर कुछ और ही हो गया है, क्योंकि उसमें चल ही नहीं पाए। तो इसके लिए जिम्मेदारी हमारी ये रहती है कि जब आइडिया स्टेज पर लोग हमारे पास आते हैं तो हम जैसे एक वर्कशॉप संचालित करते हैं बीज नाम से, जो कि 15 दिन की वर्कशॉप है। उसका काम ही यही है कि लोगों के पास जो रॉ आइडिया है उनको फीजिबल आइडिया तक कन्वर्ट कराना। तो हम ये उसमें एक बिजनेस मॉडल कैनवस एक बनवाने की कोशिश करते हैं कि आप ये देखें कि क्या ये प्रोडक्ट रूप में फिजिबल है, क्या कॉस्ट रूप में फिजिबल है, क्या रिसोर्स पार्टनर्स आपके ठीक आपको मिलेंगे, क्या आपके प्रॉफिट्स बन पाएंगे, क्या मार्केट में फिजिबल होगा। तो इस तरीके की 9 स्पेसिफिक डायमेंशंस के ऊपर हम उनको तैयारी करवाते हैं। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं वहीं पर आइडियाज़ जो है वो उनको या तो चेंज कर लेते हैं या उनको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। तो आपको तभी पता चल जाता है। और देखिए एक कहावत भी है बिजनेस वर्ल्ड में, फेल फास्ट फेल चीप। तो आगे जाकर फेल करें उससे बहुत अच्छा है कि हम आइडिया स्टेज पर ही अच्छे से जांच परख कर लें कि ये चीज़ें चलेंगी कि नहीं चलेगी। तो वहाँ हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है और हम निभाने की कोशिश करते हैं। जी जी। अब मैं आती हूँ एआई के ऊपर, और एआई पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं आजकल। और हमारे यहाँ देखिए, मैं फिर से वही बात कहूँगी, मैं जितने प्रोग्राम किए मैंने वही कहा कि हमारे यहाँ देखिए बहुत अलग है तस्वीर। हम सिर्फ उद्योग सेक्टर या फिर जो सर्विस सेक्टर है उसे ही चमकाने की कोशिश नहीं कर रहे एआई से, हम किसानों के जीवन को भी चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। और भारत विस्तार उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है। अब क्योंकि एआई जब आता है तो कई स्टार्टअप जो पहले से चल रहे हैं उनके लिए वो ऑब्सोलीट भी हो रहे हैं और कई नए स्टार्टअप्स के लिए यहाँ पर विकल्प भी खुल रहे हैं। तो अभिषेक जी, मैं आपसे ही इस पर बात करना चाहूँगी कि इसे आप किस तरीके से देखते हैं। जो एआई आ रहा है वो नए स्टार्टअप्स के लिए कैसे एक नई सुविधा है, एक नया ऑप्शन है, विकल्प है, और बहुतों को तो ये ऑब्सोलीट भी कर रहा है। जी, एआई हम बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, वो किसान को इस पॉइंट पे बहुत इनेबल कर रहा है चीज़ों को करने के लिए, जो कि पहले किसी के लिए कोई कंपनी की ज़रूरत थी वो चीज़ें बहुत आसानी से कर पा रहा है, राइट। बट उसी की एम्बेडेड की वजह से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो पा रही है। जैसे आपकी ट्रेसेबिलिटी वाला सेक्शन हो गया, है ना, जिस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं चीज़ों को, राइट। सिमिलरली आपकी सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। तो एआई इज़ अ टेक्नोलॉजी जो कि हर जगह पे धीरे धीरे करके आती जा रही है। बहुत सारी मशीनरीज के अंदर एआई लोग बाग यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू वो एक बेटर आउटपुट दे पा रहे हैं, राइट। तो इट इज़ बेसिकली इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, है ना, फार्मर्स के लिए भी एज वेल एज जो कंपनीज हैं उनके लिए भी। तो इट इज़ बेसिकली सिंपल है, लाइक यू अडॉप्ट फास्ट, जितना जल्दी स्टार्टअप्स विल अडॉप्ट, एंड दे आर एक्चुअली द फास्टेस्ट वन टू अडॉप्ट अ न्यू टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके लिए चीज़ें इंटीग्रेट करना और चेंज करना बहुत ईजी होता है, बहुत फास्ट होता है गिवन अ कंपेयर टू कॉर्पोरेट सेक्टर। तो ये एक बहुत अच्छी एडवांटेज भी है स्टार्टअप्स के लिए, लाइक टू एग्जिस्ट इन दिस स्पेस एंड क्रिएट अ नीश फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, आकृति जी, आप कैसे एआई और एग्री स्टार्टअप्स को देखती हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभिषेक ने कहा ना, एजाइल होते हैं स्टार्टअप्स, सो एजिलिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशंस। तो एजिलिटी ही उनको चीज़ें अडॉप्ट करने के लिए जो है बहुत सक्षम बनाती है। इसमें मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि जो स्टार्टअप्स ऑलरेडी एग्जिस्ट भी कर रहे थे, तो एआई के कंपोनेंट्स की वजह से उन्होंने उसको इंटीग्रेट कर लिया अपनी चेन्स के अंदर, अपने एग्जिस्टिंग डिवाइसेस के अंदर। तो अगर मान लीजिए किसी ने एक पहले एक व्हीकल बनाया था विच इज़ अ मल्टीपर्पज़ काइंड ऑफ प्राइम मूवर या ऐसा कह दीजिए, अभी उसमें ऑटोमेशन डाल दिया है, अभी उसके अंदर सेंसर्स लगा दिए हैं, अभी उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंपोनेंट ऐड कर दिया कि वो खुद ही
जाकर मूव करेगा। सो ये सब चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट वो कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द एजिलिटी। और इन चीज़ों की वजह से ऐसा नहीं है कि वो जो उनके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स थे वो उन्हीं प्रोडक्ट्स को मॉडिफाई कर पा रहे हैं, तो मार्केट में बने हुए हैं जी। यानी एक 2.0 उन्हें अपना वर्जन लाना होगा, अपने आप को भी अपग्रेड करना होगा। और जब हम अपग्रेड करने की बात करते हैं बाजार की बात, तो बाजार तो वैसे भी बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत बदलाव होते रहे हैं, ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। उसी अनुसार हम देखते हैं कि हमारे जो बिजनेस हाउस है, कॉर्पोरेट्स हैं या फिर जो स्टार्टअप्स हैं वो भी एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं। अभिषेक जी, आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आइडियाज़ की भरमार है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन का भंडार है आज के दौर में और लोगों के पास बहुत आइडियाज़ है, बहुत उत्साहित भी हो जाते हैं। उन्हें कोई एक आप टिप देना चाहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे, प्रोत्साहित करना चाहेंगे, प्रोत्साहित नहीं भी करना चाहेंगे तो क्यों? नहीं सबसे नहीं, कुछ मतलब ये भी बोलेंगे कि आइए तभी आइए जब ये हो, या फिर ना आइए। ओके तो मतलब थोड़ा सच रखते हैं, स्टार्टअप की जर्नी कम से कम 2-3 साल की थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो उस फेज के लिए कहीं ना कहीं से फंड्स की जुगाड़ रखिएगा। आप उन लोगों को जरूर अपने आसपास लेके आइए जो कि आपकी जर्नी में आपके साथ हो पाए। सारा काम आपको अकेले नहीं करना, आपके पास लोग होने चाहिए जिनके पास डिफरेंट स्किल सेट होने चाहिए। ये एक बेसिक मिक्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में रेडी करने की जरूरत होती है। वो एक बार आप कर लें, उसके बाद आप अच्छे से पैर रखें, है ना। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, आपको अलग अलग तरह के इंसेंटिव्स अपने आप दिखते रहेंगे, अपने आप के पास फेलो एंटरप्रेन्योर्स रहेंगे जिनसे आप सीख के और बेटर कर सकते हैं। स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले आप अपने आइडिया के ऊपर कुछ लोग इकट्ठा कीजिए जो आप पे थोड़ा बिलीव करते हो, और कहीं से थोड़ा सा पूल ऑफ रिसोर्सेज इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए जहां से आप वहां पे उस आइडिया को एक पीओसी तक लेके जा पाए। उसके बाद धीरे धीरे करके बाकी हैंड होल्डिंग अपने आप आ जाती है। आकृति जी, आपकी कोई सजेशन? अभिषेक के साथ इन लाइन आगे कहना चाहूँगी कि शुरू में ही ऐसा ना सोचे कि हमें एक फैक्ट्री डाल लेनी है, तो लीन चलें, असेट लाइट चलें और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग और साउंड रहें। और डेफिनेटली स्किल सेट, अलग अलग स्किल सेट वाली एक टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप नहीं कर सकते वो दूसरा कर सकता है। तो इस तरीके से कंपोजिट टीम बनाकर आगे बढ़ें। बिल्कुल जी। मीनाक्षी जी? बिल्कुल, देखिए युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा उत्साहित अपने आइडिया को लेके नहीं हो, क्योंकि जितना तेज़ी से आगे बढ़ेंगे तो शायद सफलता उतनी तेज़ी से ना मिले, क्योंकि बहुत संभल कर जो है इस चीज़ को करना होता है, बहुत भाव से करना होता है, इमोशनली जो है फसल। हाँ बिल्कुल, इमोशनली चार्ज ना हो, जो चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली हैं उन्हें भी ध्यान में रखें। बिल्कुल। तो हम कह सकते हैं कि जब हमारे युवाओं का जोश होता है, नवाचार होता है और मिट्टी की खुशबू भी उसे मिली होती है, तब जन्म होता है एग्री स्टार्टअप का। और हमारे अभिषेक जैसे युवा जो हैं वो तस्वीर बदल रहे हैं, यूनिकॉर्न बनने का सपना देख रहे हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत सुखद है। आकृति जी, आप स्टूडियो में आई, मीनाक्षी जी आपने भी अपनी राय रखी और अभिषेक जी आपने अपना अनुभव साझा किया। और मैं तो ये आशा करती हूँ कि आपको देखकर कुछ और युवा उत्साहित हो। और मैम, अगली बार आपके अब पीछे अब 1600 एप्लीकेशंस आई थी, तो मैं चाहूँगी कि 16,000 एप्लीकेशंस हमारे। बिल्कुल। तो इसी नोट के साथ यहाँ पर आपसे इजाजत लेंगे और हम यही आशा करेंगे कि इस तरह के स्टार्टअप्स आते रहें, हमारे किसानों के जीवन में उजियाला फैलाएं और अपने लिए भी एक, जो हमारे पीएम भी कहते हैं कि जॉब क्रिएटर बने, जॉब सीकर ना बने। तो अभिषेक जैसे और युवा हैं और इस तरह के स्टार्टअप्स वाले हम कार्यक्रम करें तो नए मेहमान हो और नए लोगों के अनुभव हम आप तक साझा कर सकें। तो इसी सच के साथ कार्यक्रम में फिलहाल आज इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय के साथ और मेहमानों के नए पैनल के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।